देविका अपने कमरे से बाहर जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी देवरानी अनुपमा अपने सूट को सिल रही थी, क्योंकि वो कई जगह से फटा हुआ था। अनुपमा ने जब अपने पति कुणाल से कपड़े दिलाने की बात कही, तो कुणाल ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, जो है उसी को पहन, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, गवार कहीं की। देविका अपने देवर का ये रूप देख के हैरान हो गई। उसने सोच लिया अब वो अपने देवर को सबक सिखाएगी, इसीलिए उसने एक योजना बनाई। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में फैल रही थी। देविका अभी पूजा खत्म कर अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसे नीचे से मशीन की टक टक सुनाई दी। उसकी देवरानी अनुपमा फर्श पर बैठी थी। आंखों के कोनों में थकान और होंठों पर हल्की मुस्कान थी। सामने एक पुरानी सिलाई मशीन थी और उसकी गोद में एक सूट रखा था जो जगह जगह से फटा हुआ था। वो उसको सिल रही थी। देविका कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। फिर उसने गौर किया, वो कपड़ा इतना पुराना था कि उसके धागे भी झड़ रहे थे। फिर भी अनुपमा उसे सलीके से सी रही थी, जैसे उसके पास यही एक जोड़ी हो और उसे जितना हो सके सवार लेना चाहती हो। देविका ने धीरे से पूछा, अनुपमा ये क्या कर रही हो? इतना पुराना सूट क्यों सिल रही हो? अनुपमा मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में थकावट थी। भाभी बस थोड़ा काम कर रही हूँ, कपड़े थोड़े पुराने पड़ गए हैं, सोच रही थी सिल दूँ तो कुछ दिन और चल जाएंगे। देविका ने बोला, नया क्यों नहीं ले लेती, कब तक यही पहनोगी? त्योहार भी पास आने वाले हैं। अनुपमा चुप रही और अपनी नजर नीचे कर ली। देविका समझ गई जवाब शब्दों में नहीं, चुप्पी में था। इसी बीच कुणाल, देविका का छोटा देवर और अनुपमा का पति कमरे में आया। चेहरे पर तनाव और आवाज में कठोरता थी। वो जोर से अनुपमा पर चिल्लाया, तूने फिर से वही बात शुरू कर दी। देविका चौंक गई। क्या हुआ कुणाल? भाभी इसे समझाओ जरा। हर बार नए कपड़े नए खर्चे। मैंने कहा ना, अभी पैसे की हालत अच्छी नहीं है, फिर भी ये जिद पर अड़ी है। अनुपमा ने धीरे से कहा, मैंने तो बस कहा था कि एक सूट ले लेते, मेरा पुराना फट गया है। उससे आगे वो बोल भी नहीं पाई कि कुणाल ने गुस्से में आकर उसके गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया और देविका की सांसें रुक सी गई। वो पल ऐसा था जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। अनुपमा वहीं बैठी रह गई और आंसू आंखों से गिरते रहे, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। कुणाल ने कहा, जो है उसी को पहन, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, गवार कही की। देविका का दिल कांप गया। उसने सोचा, ये वही कुणाल है जिसे उसने अपने बेटे जैसा देखा था, वो जो माँ बाप के सामने हमेशा विनम्र था, आज वही अपनी पत्नी पर हाथ उठा रहा था, वो भी सिर्फ इसीलिए कि उसने एक नया कपड़ा मांग लिया। कुणाल कमरे से चला गया। अनुपमा अब भी वहीं बैठी थी, सिर झुकाए। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। देविका उसके पास गई और धीरे से उसका सिर सहलाया। अनुपमा, कुछ मत कहो, बस रो लो, तुम्हारे आंसू बेवजह नहीं है। अनुपमा फपक कर रो पड़ी। भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस इतना चाहा कि त्योहार पर थोड़ा अच्छा लगूं, पर लगता है अब मेरे चाहने का भी कोई हक नहीं है। देविका ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों में आग, दर्द और दृढ़ निश्चय था। रात को देविका देर तक सो नहीं पाई। हर बार वही थप्पड़ उसकी आंखों के सामने घूम जाता। उसने अपने मन में सोचा, अगर आज चुप रही तो कल ये किसी और पर भी हाथ उठाएगा। अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो ये अन्याय चलता रहेगा। उस थप्पड़ की आवाज सिर्फ अनुपमा के गाल पर नहीं पड़ी, बल्कि इस घर की दीवारों पर, उसकी अपनी आत्मा पर भी गूंज रही थी। देविका जानती थी कि वो सीधे कुणाल से भिड़ेगी तो घर में और दरारें पड़ेंगी, पर अगर उसने अनुपमा को
खुद के पैरों पर खड़ा कर दिया तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। रात के सन्नाटे में उसने मन ही मन वचन लिया, अब ये घर सिर्फ रिश्तों का नाम नहीं रहेगा। यहाँ हर औरत को उसका सम्मान मिलेगा और उसकी शुरुआत अनुपमा से होगी। सुबह होते ही देविका ने खुद से कुछ नियम बना लिए। उसने योजना 3 बड़े हिस्सों में बांटी, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक स्वीकृति। पहला कदम था अनुपमा को आत्मसम्मान वापस दिलाना। देविका ने जानबूझकर छोटी छोटी बातों से शुरुआत की। जब भी घर में खाने पीने का काम होता, देविका अनुपमा की तारीफ करती, तुम्हारे हाथ का दाल चावल आज बहुत स्वादिष्ट है, या तुमने ये सिलाई कितनी अच्छे ढंग से की है। ये तारीफें जटिल नहीं थी, पर मकसद था कि घर के अन्य सदस्य, सास ससुर, कुणाल और रिश्तेदार मन ही मन ये माने कि अनुपमा में काबिलियत है। दूसरा कदम था आर्थिक और हुनर में आत्मनिर्भरता। देविका ने देखा कि अनुपमा के भीतर हुनर छिपा है। उसने उसे सुझाव दिया कि वो नज़दीकी महाविद्यालय में शाम को सिलाई और डिजाइनिंग की छोटी कक्षाओं में दाखिला ले ले। शुरू में अनुपमा शर्माई, पर भाभी मेरी पढ़ाई तो अधूरी ही थी। तो देविका ने कहा, पढ़ाई की जरूरत सिर्फ नाम के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे आत्मविश्वास के लिए है। देविका ने पैसे का जिम्मा उठाया, सिकुड़े हुए बजट से कुछ पैसे निकाले और उसकी फीस भर दी, पर छिपाकर, ताकि अनुपमा किसी तरह का एहसान महसूस ना करे। साथ ही उसने स्थानीय दर्जी से संपर्क किया और कहा कि कोई छोटे छोटे ऑर्डर दे दे ताकि अनुपमा प्रैक्टिस कर सके। देविका ने धीरे धीरे अपने कुछ भरोसेमंद मित्रों और पड़ोसियों के साथ बातचीत की। उन्हें अनुपमा के काम के बारे में बताया और उसकी कढ़ाई और सिलाई के नमूने दिखाए। जब लोगों ने सच्चाई देखी कि अनुपमा कितनी मेहनती और हुनरमंद है, तो उनके शब्दों का असर घर पर भी पड़ा। योजना की सबसे नाजुक कड़ी थी कुणाल तक असर पहुंचना। देविका जानती थी कि सीधे टकराने से वो और कड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसने सूक्ष्म तरीके अपनाए। वो बार बार मेज पर बैठकर कुणाल के सामने अनुपमा के काम की चर्चा छेड़ती। किसी भी छोटे मौके पर अनुपमा की तारीफ करती। जब भी मेहमान आते, वो अनुपमा से उस काम के बारे में पूछती और उसकी उपलब्धियों को उजागर करती, बिना कटुता के। एक दिन देविका ने खाने के समय एक चाल चली। उसने अचानक मेज पर अनुपमा के सिलाए हुए एक छोटे कुशन को रखते हुए कहा, ये कुशन अनुपमा ने बनाया है, देखो कितनी बारीकी है। कुणाल पहले तो असहज हुआ, पर फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। नजदीक से देखने पर उसने झलक देखी कि कपड़े पर कितनी सुंदर कढ़ाई है। देविका ने जान लिया कि उसकी योजना सही दिशा में जा रही है। बदलाव धीरे धीरे पर असरदार रूप में आता है। योजना के लागू होने के दौरान कई छोटी छोटी चुनौतियां आईं। एक बार सास ने टिप्पणी कर दी, हमेशा नई चीजों की चाह क्या होगी, पहले जैसी सादगी ही ठीक थी। देविका ने संयम रखा और धैर्य से कहा, माँ, बदलाव सबके लिए अच्छा होता है। अगर अनुपमा खुश है और काम से आत्मनिर्भर बन रही है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। कई रातें ऐसी भी आईं जब अनुपमा खुद टूट सी गई। उसने कहा कि कहीं वो परिवार के लिए बोझ ना बन जाए। देविका ने उसे समझाया कि असली लक्ष्य ये नहीं कि वो किसी की जगह ले, बल्कि ये है कि वो खुद की जगह बनाए। तुम्हारी काबिलियत तुम्हारा हक है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह धीरे धीरे योजना ने रूप लेना शुरू किया। अनुपमा का आत्मविश्वास बढ़ा, छोटे छोटे ऑर्डर आए, कक्षाओं में उसके काम को सराहा गया। उसने घर के सदस्यों के बीच संवाद को बढ़ाने की कोशिश की, किसी गलती पर तुरंत टोकने के बजाय समझाने और साथ चलने की स्वीकृति लाने की। रात के अंत में जब देविका और अनुपमा एक साथ चाय की प्यालियां पकड़े
छत पर बैठी बातें कर रही थी। अनुपमा ने धीरे से कहा, भाभी आपके बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। देविका ने मुस्कुराकर अपनी हथेली से उसके हाथ को थाम लिया। नहीं, मैंने बस रास्ता दिखाया। उस रात देविका के मन में निश्चय और पक्का हो गया, ये योजना काम करेगी। ये केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, ये एक घर के अंदर की नई सोच की जड़ थी। अनुपमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब थकान के साथ एक नई चमक भी दिखती थी। देविका ने अपनी योजना का पहला असर देखना शुरू किया। एक दिन पड़ोस की शर्मा आंटी आईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देविका बहू, आपकी देवरानी तो बहुत अच्छा काम करती है। मैंने अपनी पोती के लिए फ्रॉक सिलवाई थी, बहुत ही खूबसूरत बनी है। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आंटी, अनुपमा बहुत भरोसेमंद है। उसे बस थोड़ा मौका चाहिए था। वो शब्द सीधे कुणाल के कानों तक पहुंचे, जो पास ही बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसने अखबार नीचे रखा पर कुछ बोला नहीं। दिन बीतते गए और अनुपमा के काम में निखार आता गया। उसकी क्लास की शिक्षिका ने भी उसकी मेहनत की तारीफ की और कहा, तुम्हारा काम प्रोफेशनल लेवल का है। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ छोटे बुटीक से तुम्हारी बात करवा सकती हूँ। अनुपमा ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता मुझसे होगा या नहीं। देविका ने उसका हाथ थामा। होगा अनुपमा, जरूर होगा। तुम अब किसी की दया पर नहीं, अपने हुनर पर खड़ी हो। इन छोटी छोटी बातों ने अनुपमा की दुनिया बदल दी। अब वो खुद से बातें करती, मैं डर क्यों रही हूँ? क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं थोड़ा बेहतर बनना चाहती हूँ। देविका इन सवालों को सुनती और मुस्कुराती। उसे पता था, यही वो पल है जहाँ एक औरत खुद को पहचानने लगती है। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में रिश्तेदार आए हुए थे। कुणाल के मामा और मामी। हमेशा की तरह बातें हुई, घर, पैसा और बेटों की कमाई। मामी जी ने हंसते हुए कहा, अनुपमा तुम तो बहुत शांत रहती हो। घर के कामों के अलावा कुछ सीखने का मन नहीं करता। देविका ने मुस्कुरा कर कहा, मामी, अनुपमा तो अब छोटी डिजाइनर बन गई है। उसने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए हैं। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मामी के चेहरे पर हैरानी और कुणाल के चेहरे पर मिली जुली प्रतिक्रिया। थोड़ा गर्व, थोड़ा झेप साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, सच? अच्छा, तो फिर तो बहुत अच्छा कर रही है। देविका ने देखा कि अनुपमा के गालों पर हल्की लाली आ गई। वो झिझक कर बोली, बस भाभी के कहने पर थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। मेज पर माहौल थोड़ा हल्का हो गया। कुणाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो चुपचाप अनुपमा की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में अब वैसा कठोर भाव नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। रात को देविका बालकनी में बैठी थी। उसने देखा कि अनुपमा धीरे धीरे रसोई से बाहर आई, हाथ में 2 कप चाय लिए। भाभी, आपके लिए। देविका ने मुस्कुराकर कप लिया। वाह, अब तो तुम्हारी चाय में भी आत्मविश्वास का स्वाद है। दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर अनुपमा ने धीरे से कहा, भाभी पता है, आज पहली बार कुणाल ने मुझसे पूछा कि तुम सिलाई में क्या क्या बनाती हो। उसने गुस्से में नहीं, सच में जानने के लिए पूछा। ये सुन देविका की आंखें चमक उठी। यही तो असली जीत है अनुपमा, उसने कहा। जब कोई पूछता है तो तुम उसके लिए मायने रखती हो। यही सम्मान की शुरुआत होती है। कुछ हफ्तों बाद अनुपमा को बुटीक से पहला छोटा ऑर्डर मिला। 4 सलवार सूट की कढ़ाई। देविका के लिए ये पल किसी उत्सव से कम नहीं था। उसने कहा, तुम्हारा हर धागा अब आत्मसम्मान का प्रतीक होगा। अनुपमा ने हंसते हुए कहा, भाभी ये सब आपके कारण ही हुआ है। अगर आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो शायद मैं आज भी डर के साये में बैठी होती। देविका ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, नहीं अनुपमा, तुम खुद उठी हो। मैंने सिर्फ वो आईना दिखाया जिसमें तुम खुद को देख सको। उधर कुणाल अब कुछ बदलने लगा था।
पहले जहां वो घर की हर बात पर ऊंची आवाज उठाता था, अब कभी कभी चुप हो जाता। एक बार जब अनुपमा को रात तक सिलाई करनी पड़ी, तो उसने खुद रसोई से पानी निकाल कर दिया। देविका ने ये सब देखा और मन ही मन मुस्कुरा दी। बीज अंकुरित हो चुका है। उसने सोचा, अब इसे बस पोषित करना है, प्यार से और धैर्य से। पर बदलाव की राह कभी सीधी नहीं होती। एक दिन कुणाल ने अपने दोस्त के सामने कहा, अनुपमा आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है, सबकी नजर में आने लगी है। उसके लहजे में हल्का व्यंग था, पर भीतर असुरक्षा भी। देविका ने ये बात सुनी। वो जानती थी कि कुणाल का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं, बस दरार आई है। उसने खुद से कहा, अब अगला कदम होगा उसे उसके भीतर के डर से मुक्त करना। रात को उसने अनुपमा से कहा, याद रखो, सम्मान पाना एक यात्रा है। रास्ते में बहुत लोग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुकना मत। अनुपमा ने सिर हिलाया। भाभी, अब रुकने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो मुझे चलना ही है, अपने और अपने हक के लिए। देविका की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा, जहां तारे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस रात जब उसने योजना बनाई थी। पर अब एक फर्क था। उस रात देविका अकेली थी, आज उसके साथ एक और आत्मा चल पड़ी थी, आत्मसम्मान की राह पर। घर वही था, दीवारें वही थी, पर अब वातावरण कुछ बदला बदला सा था। पहले जहां घर में सन्नाटा और तनाव का माहौल रहता था, अब वहां अनुपमा की मशीन की टक टक गूंजती थी। ये आवाज अब किसी को परेशान नहीं करती थी, बल्कि सास ससुर कभी कभी उसी आवाज के साथ मुस्कुराने लगे थे। देविका के घर में अब एक अलग ही हवा थी। जहां पहले दबाव था, अब उम्मीद थी। लेकिन हर बदलाव के साथ एक परख भी आती है, और अब वही वक्त आने वाला था। एक सुबह सासू माँ रसोई में थी। अनुपमा अपने नए ऑर्डर के कपड़ों की माप ले रही थी। देविका अंदर आई तो सास ने धीरे से कहा, देविका बहू, अब तो घर में सब कुछ बदल रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है। बहुएं जब ज्यादा कामकाजी हो जाती है ना, तो घर का संतुलन बिगड़ जाता है। देविका मुस्कुराई। माँ जी, संतुलन तभी बिगड़ता है जब हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं। अगर सब एक दूसरे के साथ चले तो संतुलन खुद बन जाता है। सास चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर सोच थी। शायद पहली बार किसी ने इतनी शांति से उनकी दुविधा का जवाब दिया था। उधर कुणाल अब पहले जैसा नहीं था। वो अनुपमा से सीधे झगड़ा नहीं करता था, लेकिन दूरी बनाए रखता था। जब भी अनुपमा सिलाई करती, तो वो कभी कभी दरवाजे से झांक कर देखता। एक दिन जब कुणाल ऑफिस से लौटा तो देखा कि अनुपमा कुछ महिलाओं को अपने घर के एक हिस्से में सिलाई सिखा रही है। वो ठिठक गया। कमरे में 5-6 महिलाएं बैठी थी, सबके हाथ में कपड़ा, और अनुपमा उन्हें सुई पकड़ना सिखा रही थी। कुणाल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ऊपर चला गया। रात को देविका ने उसे बालकनी में देखा। वो सिगरेट सुलगा रहा था। देविका पास आई और बोली, कुणाल, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कुणाल ने गहरी सांस ली। भाभी, बस यूं ही। पहले लगता था कि मैं घर का आधार हूँ, पर अब लगता है कि अनुपमा को मेरी जरूरत ही नहीं रही। देविका ने उसकी ओर देखा। कुणाल, किसी की मजबूती का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी जगह लेना चाहती है। कभी कभी जो तुम्हें अपनी दूरी लगती है, वो असल में तुम्हारी तरफ आने की कोशिश होती है। कुणाल ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर पहली बार दर्द और पछतावे का मिला जुला भाव था। अगले कुछ दिनों में घर की चर्चा हर तरफ अनुपमा के बारे में होने लगी। सास पड़ोसन को बताती, हमारी छोटी बहू अब कितनी समझदार हो गई है। ससुर शाम की चाय में कहते, अनुपमा अब परिवार का गर्व बन गई है। देविका चुपचाप ये सब सुनती और मुस्कुराती। उसे पता था, यही तो उसकी योजना थी। सम्मान की जड़ तभी मजबूत होती है जब उसे घर के दिलों में जगह मिलती है। पर तभी एक शाम सब कुछ उलझ गया। कुणाल ऑफिस से लौटा। वो बहुत थका हुआ और चिड़चिड़ा और गुस्से में था।
टेबल पर रखा खाना ठंडा था। अनुपमा रसोई में कुछ औरतों को सिलाई सिखा रही थी। कुणाल ने ऊंची आवाज में कहा, अनुपमा, मैं कब से भूखा बैठा हूँ और तू यहाँ पर क्लास ले रही है। अनुपमा घबरा गई। बस 5 मिनट, खाना गर्म कर देती हूँ। कुणाल ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका। अब यही बाकी था। अब घर का खाना भी टाइम से नहीं मिलेगा। देविका तुरंत नीचे आई। कुणाल, जरा धीरे बोलो, खाना बन गया है, मैं लगवा देती हूँ। पर कुणाल शांत नहीं हुआ। भाभी, आपने ही इसे सिर चढ़ा रखा है। बहू है ये, कोई टीचर नहीं। कमरा एकदम ठंडा हो गया। सास ससुर भी वहीं खड़े थे। ससुर ने पहली बार बीच में कहा, कुणाल, अब बहुत हो गया। हर बार तू ही सही नहीं होता। तेरी बीबी मेहनत कर रही है, तेरा घर संभाल रही है, उसका अपमान अब नहीं चलेगा। कुणाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी अपने पिता को इतनी सख्त आवाज में नहीं सुना था। देविका आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, कुणाल, घर की इज्जत तब बढ़ती है जब हम दूसरों की मेहनत को पहचानते हैं। अनुपमा जो कर रही है वो तेरे नाम को ऊंचा कर रही है, ना कि छोटा। कुणाल कुछ नहीं बोला, बस कमरे से बाहर चला गया। अनुपमा वहीं खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। देविका ने जाकर उसका सिर सहलाया। डर मत, तू गलत नहीं है। कभी कभी सही राह पर चलने के लिए घर की दीवारें हिलानी पड़ती हैं। उस रात देविका ने फिर आसमान की ओर देखा। वो जानती थी कि ये झटका जरूरी था। कुणाल अब अपने अहंकार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था, पर वो भीतर से टूटेगा नहीं, वो बदल जाएगा। बस वक्त देना होगा। अनुपमा अब पहले से और मजबूत हो गई थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ एक शांत आत्मविश्वास था जो कह रहा था, अब मैं खुद अपनी दुनिया बना सकती हूँ। देविका ने मन में कहा, अब असली परीक्षा शुरू होती है। जब औरत खुद के लिए खड़ी होती है तब समाज की परंपराएं कांपती हैं, पर वहीं से नई इज्जत की राह निकलती है। रात का आधा हिस्सा बीत चुका था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पर घर के भीतर का माहौल अभी भी भारी था। सास ससुर अपने कमरे में जा चुके थे। देविका बालकनी में बैठी थी और अनुपमा अपने कमरे में चुपचाप कपड़े समेट रही थी। उसकी आंखें लाल थी, ना कि गुस्से से, ना थकान से, बल्कि उस चोट से जो आत्मा को लगती है। देविका के कदमों की आहट आई। अनुपमा, उसने धीरे से पुकारा, आ जाओ, छत पर थोड़ी देर बैठते हैं। दोनों साथ में बैठ गईं। चांद पूरा था, जैसे किसी की सच्चाई को उजागर कर रहा हो। देविका ने पूछा, तुम ठीक हो? अनुपमा ने बिना ऊपर देखे कहा, ठीक हूँ भाभी। अब तो आदत सी हो गई है। फिर कुछ पल चुप रहने के बाद, भाभी, जब भी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ मुझे लगता है जैसे मेरा हक नहीं है। शायद इसीलिए हर बात सह जाती हूँ। देविका ने उसका हाथ थामा। अनुपमा, सहना बुरा नहीं है, पर अगर सहने से इंसान की गरिमा खत्म होने लगे तो वो सहना नहीं, खुद से गद्दारी होती है। अनुपमा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसके भीतर दबा हुआ दर्द अब शब्दों में निकलने लगा। भाभी, जब मैं छोटी थी तब पापा की नौकरी चली गई थी। घर में पैसे नहीं थे। माँ ने लोगों के कपड़े धोए, सब्जियां बेची। मैं तब से ही सीख गई कि औरत को बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। शादी हुई तो सोचा अब सब कुछ ठीक होगा, पर लगता है किस्मत ने मुझे फिर वही सबक सिखाने भेजा है। देविका चुपचाप सुनती रही। हर शब्द में वो पीड़ा थी जो सालों से दबी थी। हर आंसू में वो सच्चाई थी जो किसी ने सुनी नहीं थी। देविका ने कहा, कभी कभी हमारी जिंदगी दूसरों की गलती की सजा भुगतती है। कुणाल की भी अपनी कहानी है, वो भी अपने डर का शिकार है। अनुपमा ने हैरानी से पूछा, डर? वो तो हमेशा गुस्से में रहता है। देविका ने सिर हिलाया। हाँ, पर उस गुस्से के पीछे डर है, तुम जानती हो। बचपन में उसके पापा बहुत सख्त थे। हर छोटी गलती पर उसे डांट पड़ती थी। उसे हमेशा साबित करना पड़ता था कि वो सबसे अच्छा है, वो परिवार का गर्व है। वो डर आज भी उसके अंदर है। इसीलिए जब तुम कुछ अलग करती हो तो उसे लगता है
जैसे उसका नियंत्रण खो रहा है। अनुपमा ने धीरे से कहा, मतलब वो मुझे प्यार नहीं करता? देविका ने उसकी ओर देखा। नहीं अनुपमा, प्यार है पर सही तरीके से दिखाना नहीं जानता। वो जो हाथ तुम पर उठाता है वो उसकी कमजोरी है, नफरत नहीं। और यही कमजोरी उसे अंदर से तोड़ रही है। अनुपमा की आंखों में थोड़ी नरमी आई, पर साथ ही दृढ़ता भी। भाभी, अगर उसे अपने डर से लड़ना है तो मुझे भी अपने डर से लड़ना होगा। मैं अब वो चुप रहने वाली अनुपमा नहीं बनूंगी। देविका मुस्कुराई। यही तो असली जीत है। कभी कभी रिश्ते बचाने का तरीका ये नहीं होता कि हम झुक जाए, बल्कि ये है कि हम खुद को इतना मजबूत बना ले कि दूसरा व्यक्ति हमें देखकर अपनी गलती समझ ले। अगले दिन सुबह घर में हलचल थी। अनुपमा जल्दी उठी, सबके लिए नाश्ता तैयार किया, फिर अपने कपड़ों के नए डिजाइन का चार्ट लेकर बैठ गई। उसकी उंगलियां मशीन पर नाच रही थी। कुणाल पास से गुजरा और कुछ देर तक उसे देखता रहा। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय उलझन थी। देविका ने सब नोट किया। वो जानती थी कि ये बदलाव की शुरुआत है। दोपहर में सासू माँ कमरे में आई। अनुपमा, तू बहुत मेहनत करती है बेटा, उन्होंने कहा। मैंने तेरे ससुर से कहा अगली बार तेरे लिए नई मशीन लेंगे। अनुपमा चौंकी। माँ जी सच में? हाँ बेटा, अब तेरी मेहनत की तारीफ हर जगह हो रही है। देविका ने ये सब सुना तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने सोचा, जब औरत की मेहनत को पहचान मिलती है तो सिर्फ घर नहीं पूरी पीढ़ी बदल जाती है। शाम को कुणाल ऑफिस से लौटा। थका हुआ था पर कुछ बदला हुआ। उसने खाने की मेज पर धीरे से कहा, खाना बहुत अच्छा है। अनुपमा ने सिर उठाया। शायद पहली बार इतने सालों में उसने धन्यवाद कहा। देविका की निगाहें उन दोनों पर थी। वो समझ गई कि ये सिर्फ शब्द नहीं था, ये उस रिश्ते की नई शुरुआत थी जिसे उसने दिल से फिर से जोड़ने की कोशिश की थी। रात को देविका अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, हर घर में कुछ पुराने जख्म होते हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं, लेकिन जब कोई एक इंसान दर्द की जगह समझ रख देता है तो जख्म भरने लगते हैं। सम्मान की राह हमेशा आसान नहीं होती, पर अगर सच्चे दिल से चली जाए तो मंजिल जरूर मिलती है। उसने कलम रख दी। दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर को देखा और मन में कहा, अब वक्त है इस बदलाव को स्थायी बनाने का। सुबह की धूप थोड़ी फीकी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, जैसे कोई अनहोनी का संकेत दे रहे हों। देविका पूजा की थाली सजा रही थी कि अचानक नीचे से कुणाल की ऊंची आवाज आई, भाभी जरा नीचे आना। देविका जल्दी से सीढ़ियां उतर आई। कुणाल के हाथ में एक लिफाफा था। चेहरा गुस्से और झटके से लाल पड़ा था। भाभी ये देखिए, मेरी नौकरी चली गई है। देविका कुछ देर चुप रही। उसने बस एक नजर अनुपमा पर डाली, जो रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरा उतरा हुआ लेकिन आंखों में सहानुभूति थी। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुणाल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सब खत्म हो गया भाभी। इतनी मेहनत की, इतने साल दिए और अब ये इनाम मिला। अब देखना लोग कैसे ताने मारेंगे। देविका ने संयत स्वर में कहा, कुणाल, ये वक्त भावनाओं से नहीं समझदारी से संभालने का है। लेकिन कुणाल सुन नहीं रहा था। वो उठा और सीधा कमरे की ओर चला गया। दरवाजा बंद हो गया और साथ ही घर में एक भारी सन्नाटा छा गया। दोपहर को देविका ने अनुपमा को धीरे से बुलाया। देखो बेटा, अब घर की स्थिति बदलने वाली है। कुणाल को तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ेगी, भले वो खुद माने या ना माने। अनुपमा ने सिर हिलाया। भाभी, मैं डर नहीं रही पर सोच रही हूँ, अगर उसने फिर वही गुस्सा दिखाया तो। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है मैंने क्या कहा था, कभी कभी सही राह पर चलते हुए दीवारें हिलती हैं लेकिन गिरती नहीं। अब वक्त है कि तुम उस दीवार को सहारा दो। अगले कुछ दिनों तक घर में तनाव बना रहा। कुणाल ज्यादातर चुप रहता। अनुपमा रोज अपना काम करती। देविका सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करती, पर भीतर से देविका की समझदारी हर दिन परखी जा रही थी। सासू माँ बार बार कहती, देविका अब तो सब कुछ तुझ पर है,
घर कैसे चलेगा पता नहीं। देविका मुस्कुरा कर कहती, माँ सब ठीक होगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। एक शाम जब कुणाल बाहर गया हुआ था, देविका और अनुपमा छत पर बैठी थी। देविका ने कहा, तुम्हारा काम अब सिर्फ घर तक नहीं रहना चाहिए, क्यों ना तुम वो नया ऑर्डर ले लो जो शर्मा आंटी ने बताया था। अनुपमा झिझकी, भाभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर मैं संभाल नहीं सकी तो? देविका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो औरत पूरे घर को संभाल सकती है वो दुनिया का कोई काम संभाल सकती है। अनुपमा की आंखों में चमक लौट आई। ठीक है भाभी, मैं हाँ बोल दूंगी। अगले दिन अनुपमा ने उस बड़े ऑर्डर का काम शुरू कर दिया। 10 सूट एक बुटीक के लिए। ये अब तक का सबसे बड़ा काम था। वो सुबह से शाम तक मेहनत करती। रात को मशीन की आवाज के बीच देविका चुपचाप उसे देखती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट रहा था और घर की जरूरतें उसकी छोटी छोटी कमाई से पूरी होने लगी। सास अब कहने लगी, देखो छोटी बहू तो लक्ष्मी है। देविका जानती थी ये सिर्फ अनुपमा की जीत नहीं, बल्कि हर उस औरत की जीत है जो अपने हक के लिए चुप्पी तोड़ती है। एक रात जब कुणाल देर रात घर लौटा तो उसने देखा कि लाइट जल रही है और अनुपमा अब भी सिलाई कर रही है। वो कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। अनुपमा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, खाना टेबल पर रखा है, गरम कर दूं? कुणाल ने कुछ पल चुप रहकर कहा, नहीं मैं खुद कर लूंगा। फिर धीमे से बोला, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, मैंने कभी तुम्हें इतना समर्पित नहीं देखा। अनुपमा का हाथ रुक गया। वो उसकी ओर मुड़ी। हर इंसान के भीतर ताकत होती है, बस उसे किसी का विश्वास चाहिए होता है। कुणाल ने नजरें झुका ली। वो कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिले। देविका जो पास के कमरे में थी, उसने ये बातचीत सुनी। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। अब ये घर फिर से सांस ले रहा है, अब दर्द से नहीं, उम्मीद से। कुछ हफ्तों में अनुपमा का काम बढ़ गया। बुटीक ने उसे रेगुलर ऑर्डर देने शुरू कर दिए। जब पहली बार उसने कुणाल को अपने हाथों से 10,000 रुपए की कमाई दिखाई तो कुणाल की आंखों में हैरानी थी और शायद गर्व भी। कुणाल की नौकरी अब भी नहीं लगी थी और भीतर का अहंकार पूरी तरह मरा नहीं था। कभी कभी वो अनुपमा के काम को लेकर ताना मार देता, अब तो तू कमाने लगी है, तुझे अब मेरी जरूरत है क्या? अनुपमा अब चुप नहीं रहती। वो शांत स्वर में कहती, जरूरत तो दोनों को है कुणाल, एक दूसरे की इज्जत की। वो पल देविका के लिए सबसे खूबसूरत था, क्योंकि यही वो अनुपमा थी जिसे वो शुरुआत से देखना चाहती थी। मजबूत, संतुलित और गरिमामयी। उस रात देविका ने अपनी डायरी में लिखा, इंसान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब वो गिरता है, बल्कि तब होती है जब वो फिर से उठने की कोशिश करता है। आज कुणाल, अनुपमा और ये घर उसी परीक्षा से गुजर रहे थे, पर मुझे विश्वास है अब ये कहानी हार से नहीं, सम्मान में खत्म होगी। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूम रहा था। घर में अब सब कुछ सामान्य दिखने लगा था, पर जिंदगी की असली परीक्षा तो अक्सर तब आती है जब इंसान सोचता है कि अब सब कुछ ठीक है। एक शाम कुणाल ऑफिस के पुराने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। फोन रखने के बाद उसका चेहरा उतर गया। देविका और अनुपमा पास ही बैठी थी। देविका ने पूछा, क्या हुआ कुणाल? कुणाल ने धीरे से कहा, भाभी मेरे पुराने ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। कुछ लोग जो मेरे साथ काम करते थे उन्होंने मेरा नाम भी दे दिया है। देविका का दिल धक से रह गया। मतलब ये कि मुझे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और अगर मैंने सब कुछ सही तरीके से साबित नहीं किया तो मेरे ऊपर भी केस लग सकता है। अनुपमा का चेहरा सफेद पड़ गया। पर आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना? कुणाल ने सिर झुका लिया। गलत तो नहीं किया, पर कुछ कागजों पर साइन जरूर किए थे, वो भी बिना पढ़े। कमरा सन्नाटे में डूब गया। देविका ने गहरी सांस ली। अब घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगले दिन अफसर घर आए, पूछताछ हुई, दस्तावेज मांगे गए। कुणाल के चेहरे से आत्मविश्वास गायब था। जो व्यक्ति कभी अपने घर पर राज करता था,
अब उन्हीं दीवारों के बीच डर से कांप रहा था। अनुपमा ने चुपचाप उसका साथ दिया। वो उसके लिए पानी लाती, कागज ढूंढने में मदद करती और हर बार कहती, डरना मत, सच कभी ना कभी अपना रास्ता बना ही लेता है। देविका ने इन सब के बीच पूरे घर को संभाला, सास ससुर को समझाया, रिश्तेदारों की बातों से बचाया और अनुपमा को भी टूटने नहीं दिया। पर अब कुणाल की असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी, अपने भीतर से। रात को वो अकेला बालकनी में बैठा था, सिगरेट के धुएं में घुलता हुआ। देविका पास आई और शांत स्वर में बोली, कुणाल, ये वक्त तू अकेले नहीं झेल रहा है, तेरे साथ पूरा घर है। कुणाल ने हंसने की कोशिश की। पूरा घर या बस आप दोनों? बाकी तो बस बातें ही करते हैं। देविका ने कहा, घर वही होता है जो वक्त पर साथ खड़ा रहे, बाकी सब तो भीड़ होती है। कुणाल की आंखें नम हो गई। भाभी, मैंने बहुत गलत किया, अनुपमा के साथ और इस घर के साथ। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। देविका ने कहा, अगर तू सच में पछता रहा है तो अपने आप को सजा मत दे। गलती को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकारना। अगले दिन पूछताछ में कुणाल ने सच्चाई बताई कि उसने सिर्फ साइन किए थे बिना जानकारी के। कई हफ्तों तक जांच चली, पर आखिर में केस बंद हो गया। घर में पहली बार चैन की सांस लौटी। कुणाल ने घर आते ही दरवाजे पर अनुपमा के कदमों में सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दो अनुपमा, उसने कहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और आज जब जिंदगी ने मुझे झुकाया तब समझ में आया कि इज्जत क्या होती है। अनुपमा की आंखें भर आई। वो झुककर बोली, कुणाल, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर अब ये रिश्ता बराबरी का होगा। मैं डर कर नहीं, इज्जत के साथ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देविका पास खड़ी थी, उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वो जानती थी ये सिर्फ एक आदमी का पछतावा नहीं, बल्कि एक घर की नई शुरुआत थी। रात को देविका अपने कमरे में बैठी थी। सासू माँ आई और बोली, बहू, तूने तो इस घर को बचा लिया। अगर तू ना होती तो शायद आज सब बिखर जाता। देविका मुस्कुराई। नहीं माँ जी, घर किसी एक से नहीं चलता। घर तब बनता है जब सब मिलकर झुकते हैं। सासू माँ की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने देविका का सिर सहलाया। तू इस घर की देवी है बेटा, सच्ची देवी। कुछ हफ्तों बाद कुणाल ने एक नई नौकरी शुरू की। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके लहजे में नरमी थी, उसकी आंखों में पछतावे की जगह गर्व था। एक शाम वो देविका के पास आया। भाभी, अब समझ आया कि आपने जो किया वो सही था। आपने मेरी बीवी को मजबूत बनाया और मुझे इंसान बनाया। देविका ने कहा, नहीं कुणाल, ये सब तुम्हारे भीतर पहले से था, मैंने तो बस आईना दिखाया। अनुपमा अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर हो गई थी। उसका काम बढ़ चुका था। वो अब सिर्फ एक बहू नहीं थी, एक मिसाल बन चुकी थी। घर की दीवारों पर अब मुस्कान की गूंज थी, जहाँ कभी रोने की आवाजें थी। देविका ने आसमान की ओर देखा और मन में कहा, भगवान, तूने परीक्षा ली, पर अब ये घर उस इम्तिहान में पास हो चुका है। अब किसी को किसी पर हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। अब यहाँ सिर्फ सम्मान उठेगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।